दोस्तों कैसे हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीए फाइनल डीटी ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो आपके एग्ज़ाम में पेपर नंबर 7 में डायरेक्ट टेक्स्ट में 10 से 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। हमें क्या नीड क्या थी इनकम टैक्स में, इस कॉन्सेप्ट को डालने की नीड क्या पड़ी थी। नीड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग टीपी प्रोविजंस इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस क्यों डाले गए। इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस डालने के पीछे एक मेन रीज़न था कि जो एमएनसीज होती थी ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनकी एक से ज़्यादा कंट्री में ब्रांचेज या सब्सिडी या एसोसिएट होती थी, तो वो क्या करते थे, ऐसी कंट्रीज़ में जो जहाँ पर टैक्स की रेट कम है ना, वहाँ पे अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देते थे, और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर टैक्स की रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पर अपना प्रॉफिट को बहुत ही मिनिमम दिखाते थे ताकि उनका टैक्स कम से कम पे करना पड़े। तो ये आपस में ऐसे ट्रांजैक्शन करते थे मैनिपुलेट करके, जिससे जिस भी कंट्री में जिसमें हाईएस्ट टैक्स लगता है वहाँ पर ये अपनी इनकम को कम कर देते थे, और जिस कंट्री में टैक्स की रेट ज़्यादा होती थी वहाँ पर ये अपनी इनकम को, प्रॉफिट को कम ज़्यादा दिखा देते थे ताकि इनको टैक्स कम पे करना पड़े। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और इंडिया में टैक्स की रेट है 30%। और वाई लिमिटेड एक यूके की कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर टैक्स की रेट सपोज करो 20% है। अब ये क्या करते थे, एक्स लिमिटेड ना इससे परचेज करेगा। एक्स लिमिटेड समझो परचेज करता है कुछ जिसकी वर्थ ना 1 लाख रुपए है, पर ये इससे क्या करता है, इसी 1 लाख वाली गुड्स को, जिसकी फेयर वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है, उसी को कितने में ले लेता है, 10 लाख रुपीज़ में ले लेता है। तो इससे क्या हुआ, एक्स लिमिटेड के पास जो आएगा, इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या पड़ेगा। जब एक्स लिमिटेड अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा तो क्या हुआ, यहाँ पे वो परचेज डालेगा 10 लाख, ठीक है, और जब ये यहाँ पर अपना पीएल बनाएंगे तो ये अपनी सेल्स डालेगा यहाँ पर ₹10 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन से हुआ क्या, जो एक्स लिमिटेड है ना इंडिया में, उसने तो अपना इस पर टैक्स सेविंग कर ली। 10 लाख का खर्चा डाल के टैक्स सेविंग कितनी आ गई उसकी, 10 लाख इंटू 30%, 3 लाख की टैक्स सेविंग कर ली। और वाई लिमिटेड ने क्या किया, यूके में टैक्स पे कर दिया। यूके में टैक्स कितना पे कर दिया, 10 लाख पे 20%, यानी कि 2 लाख। और इसने 3 लाख का टैक्स सेव कर लिया, उसने 2 लाख का टैक्स पे कर दिया, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर ये इसी ट्रांजैक्शंस को फेयर प्राइस पे करते तो अब क्या होता, ट्रांजैक्शन अगर फेयर प्राइस पे होता तब क्या होता, एक्स लिमिटेड का पीएल बनता और ये वाई लिमिटेड का पीएल बनता। इसकी सेल आती है यहाँ पर 1 लाख और इसकी परचेज आती है यहाँ पर 1 लाख। तो इसको टैक्स सेविंग कितनी होती, 1 लाख इंटू 30%, 30,000, ठीक है। और इसको यहाँ पर टैक्स कितना पे करना होता, 1 लाख इंटू में 20%, यानी कि 20,000 टैक्स पे करना होता। तो इसको इन्होंने यहाँ पर
मतलब नेट में इनको 10,000 की सेविंग होती टैक्स की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने टैक्स को कितना बचा लिया, 1 लाख। नेट में 1 लाख बचा लिया, इसने 3 लाख सेव किया, उसने 2 लाख पे किया, तो 1 लाख इन्होंने नेट में फ़ायदा कर लिया, अपना टैक्स सेव कर लिया। लेकिन इसी ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट करके इन्होंने 1 लाख का फ़ायदा कर लिया, जबकि होना सिर्फ 10,000 का चाहिए था। इन्होंने ट्रांजैक्शन के प्राइस को मैनिपुलेट करके उसको 1 लाख तक ले गए। तो इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस को इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट किया गया था कि कोई भी मल्टीनेशनल जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो आपस में ऐसा ट्रांजैक्शन ना करे जिसकी वजह से वो अपनी उस कंट्री में तो कम इनकम दिखाएं जहाँ पर टैक्स की रेट जो है लो है, और वहाँ पर अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दे जहाँ पर टैक्स की रेट हाई है, वहाँ से अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करके ऐसी कंट्री में ना ले जाएं जहाँ पर उनका प्रॉफिट टैक्स की रेट कम हो, जिससे उनको टैक्स कम पे करना पड़े। तो ये नीड थी इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस को लाने की। अब ये टॉपिक शुरू होता है अपना सेक्शन 92। सेक्शन 92 बोलता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 or more associate enterprises shall be compute having regard to arm length प्राइस। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन प्राइस होंगे एसोसिएट इंटरप्राइजेस के बीच वो आर्म लेंथ प्राइस पे होने चाहिए, ये सेक्शन ये बोलता है। अब इस सेक्शन ने कुछ बातें बोली। पहला तो हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि एसोसिएट इंटरप्राइजेस क्या होती हैं, और तीसरा हम समझेंगे उसको आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट कैसे होता है। आर्म लेंथ प्राइस मतलब होता है फेयर प्राइस, मार्केट प्राइस, जो रीजनेबल प्राइस है वो चार्ज करना चाहिए, ना कि ऐसे कि ज़्यादा प्राइस चार्ज करके तुम अपना खर्चा बढ़ा लो ऐसी कंट्री में जहाँ पर टैक्स की रेट नहीं है, जहाँ पर टैक्स कम लगता है, ज़्यादा लगता है। तो इसलिए इसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया भी है तो हाँ, इनकम टैक्स की जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो उस टाइम आपको उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाके उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात सुनो, लेकिन अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस लगाने से आपकी इनकम या फिर लॉस, इनकम आपकी कम होती है या फिर लॉस आपके इंक्रीज़ होते हैं, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस को आपको इग्नोर करना है, अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, यही सेक्शन आगे क्या बोलता है, ये सेक्शन बोलता है इफ़ ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, due to adjustment of arm length price, income of SSC is a decrease or increase from increase in losses, then you have to ignore transfer pricing provisions और TP shall not apply। ये आप कह सकते हो कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। सेक्शन नंबर 92 पढ़ लिया हमने। 92 बोलता है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एसोसिएट इंटरप्राइजेस के बीच में होते हैं तो उनको आपको आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर लेकिन आर्म लेंथ प्राइस की कंप्यूटेशंस के कारण जो एडजस्टमेंट होती है
अगर उससे इनकम कम हो रही है आपकी एसएससी की या फिर लॉसेस बढ़ रहे हैं तो उस केसेस में आपको ये प्रोविजंस नहीं लगाने। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये एक्स लिमिटेड है और ये इसकी एक एसोसिएट इंटरप्राइजेज है वाई लिमिटेड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसका प्रॉफिट था 90 लाख का प्रॉफिट था और इसका, ठीक है, ये इंडिया की कंपनी है, एक्स लिमिटेड जो है ये इंडिया की कंपनी है और ये एसोसिएट एंटरप्राइज ये है इसकी यूएसए की कंपनी है। ठीक है, तो इन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया जिसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी आपकी 10 लाख, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू क्या थी, फेयर वैल्यू उसकी 8 लाख थी। तो अब आर्म लेंथ प्राइस कितना आ गया आपका, यानी कि फेयर वैल्यू मतलब आर्म लेंथ प्राइस उसका 8 लाख था। तो अब इससे क्या होगा कि एसएससी की जो प्रॉफिट है ना 2 लाख से इसमें कम होना चाहिए। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना, 2 लाख से हमने क्या कर रखा है, अपनी इनकम ज़्यादा बता रखी है, एक्स लिमिटेड ने 2 लाख से ज़्यादा बता रखी है। तो अब इस केस में क्या आप आम प्रॉफिट में ऐड करोगे 90 लाख, 90 लाख में 2 लाख ऐड करोगे, माइनस करोगे, नहीं, क्योंकि ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, इससे इनकम कम हो रही है एसएससी की। अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता कि 8 लाख ट्रांजैक्शन प्राइस था और 10 लाख हमने क्या कहते हैं आर्म लेंथ प्राइस था और ट्रांजैक्शन प्राइस 8 लाख था, तो 2 लाख से हमने क्या किया था, ट्रांजैक्शन कम पर किया है, तो 2 लाख हमसे हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रोविजंस ये बोलता था। ये नेक्स्ट पर अब सबसे पहले हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किसको कहा जाता है, सेक्शन 92B इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। International transactions means transaction between two or more associate enterprises out of which at least one should be non-resident। ठीक है, ऐसा कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो 2 या 2 से अधिक एसोसिएट इंटरप्राइजेस के बीच में हो रहा है जिसमें से कम एक नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो यानी कि एक इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ट्रांजैक्शन हुआ रेजिडेंट से रेजिडेंट के बीच में, नॉन रेजिडेंट के बीच में, क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? यस। अब दूसरा ट्रांजैक्शन अगर एक रेसिडेंट ने दूसरे रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शंस किया तो क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? नो, क्योंकि एटलीस्ट उनमें से एक नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। अब दूसरा ट्रांजैक्शन एटलीस्ट वन बोला ना, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन किया, क्या ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा? आंसर इज यस। लेकिन कब माना जाएगा, इसके लिए आपको एक कंडीशन देखनी है। अगर उनमें से किसी भी एक एनआर की इनकम क्या है, इंडिया में टैक्सेबल है, तभी ये वाला ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, अदरवाइज इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस किस नेचर के हो सकते हैं? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक तो सेल्स का हो सकता है कि एक एसोसिएट इंटरप्राइज ने सेल करी दूसरे इंटरप्राइजेस को, और या फिर परचेज का होता है कि एक एसोसिएट इंटरप्राइज दूसरी एसोसिएट इंटरप्राइज से परचेज।
या फिर लीज ऑफ प्रॉपर्टी का हो सकता है कि एक इंटरप्राइजेज ने दूसरे एसोसिएट इंटरप्राइजेस को कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी, या फिर प्रोविज़न ऑफ सर्विस का हो सकता है। और लैंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी के भी हो सकता है कि एक इंटरप्राइजेस दूसरी इंटरप्राइजेस को लोन दे रही है, बोरोइंग्स दे रही है। तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इतने टाइप्स के हो सकते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है कि एक ना डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी होता है। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलता है ए ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेस, ठीक है, ए ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटरप्राइजेस एंड थर्ड पर्सन shall be deemed to be international transaction if there exists a prior agreement between associate enterprises and third person, and terms of such transaction is determined by associate enterprises, ठीक है। एक ट्रांजैक्शंस को, अगर एक ट्रांजैक्शन दो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, अगर एक ट्रांजैक्शन दो एसोसिएट इंटरप्राइजेस के साथ नहीं है लेकिन एक थर्ड पर्सन के साथ है, तब भी उसको एसोसिएट डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा अगर यहाँ पर कोई प्रायर एग्रीमेंट है एसोसिएट इंटरप्राइजेस के बीच और थर्ड पर्सन के बीच, और जिसकी टर्म्स जो है ना वो डिसाइड की जाती है एसोसिएट इंटरप्राइजेस के लिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्स लिमिटेड है, ये एक एसोसिएट इंटरप्राइज है किसकी, यहाँ पे एक दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एसोसिएट इंटरप्राइज है वाई लिमिटेड की। अब ये इसके साथ एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लग जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करती है, एक थर्ड पर्सन से ट्रांजैक्शन करती है जो अनरिलेटेड है, ठीक है, अनरिलेटेड पर्सन से ट्रांजैक्शन करती है ताकि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस ना लगें। तो इसको रोकने के लिए क्या करती है, थर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करती है और बाद में वो थर्ड पर्सन क्या करता है, ये इसी ट्रांजैक्शन को ये वाई लिमिटेड के साथ कर देता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोविजंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के और ट्रांजैक्शन अपना कर लेते हैं। तो इसी को रोकने के लिए इन्होंने बोला कि इस थर्ड पर्सन को भी, इस प्रोविज़न ने बोला कि इस थर्ड पर्सन को भी हम क्या मान लेंगे, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे अगर इस थर्ड पर्सन का और एसोसिएट इंटरप्राइजेस के बीच में कोई भी प्रायर एग्रीमेंट है ट्रांजैक्शन, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उससे पहले इन दोनों के बीच में कोई प्रायर क्या कहता है, प्रायर एग्रीमेंट था और उसके जो टर्म्स थे ना ट्रांजैक्शन के, वो ये वाली कंपनी डिसाइड कर रही थी। तो इस थर्ड पर्सन को भी क्या मान लेंगे हम, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे। जो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ ना, इसको भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो अभी हमने सेक्शन 92 पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस इनकम टैक्स में क्यों आए, और उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था एक्स वाई लिमिटेड का। उसके बाद हमने सेक्शन 92 पढ़ा जो इसका एक चार्जिंग सेक्शन है, जो बोलता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होंगे ना एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, वो होंगे आर्म लेंथ प्राइस पे। अगर वो आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं है तो हम उसका आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट कर देंगे। लेकिन अगर आर्म लेंथ प्राइस की कोई भी एडजस्टमेंट के कारण एसएससी की इनकम क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, या फिर उसके लॉसेस जो होते हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो हमको इग्नोर करना है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस। ये बोलता है अगर क्या कहते हैं इनकम बढ़ रही है या फिर लॉस घट रहे हैं तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग लगेगा। लेकिन अगर इनकम घट रही है
इनकम घट रही है या लॉसेस बढ़ रहे हैं तो आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, जो जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, ठीक है। उसके बाद 92 हमने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं 92 में हमने ये पढ़ा। अब 92A में हम पढ़ेंगे एसोसिएट इंटरप्राइजेस क्या कौन सी होती है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एसोसिएट इंटरप्राइजेस। ये एक इसका इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 192A एसोसिएट इंटरप्राइजेस। एसोसिएट इंटरप्राइजेस का मतलब कोई भी दो ऐसी इंटरप्राइजेस जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, मतलब कोई ऐसा क्लोज रिलेशनशिप है जिससे वो ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी दो पर्सन आपस में रिलेटेड है तभी वो ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज थर्ड पर्सन के साथ तो वो मैनिपुलेट करेगा नहीं, ठीक है। अब मानो एसोसिएट इंटरप्राइजेस कौन कौन से वो रिलेशन है इसमें वो बताया गया और ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आईसीआई का मॉड्यूल से आपको एक बार इनके रिलेशंस बताता हूँ। इसमें 13 रिलेशन डिफाइन किए गए हैं जिसमें दो एंटरप्राइजेस को एसोसिएट इंटरप्राइज मान लिया जाएगा। सेक्शन 92A एसोसिएट इंटरप्राइजेस। द टर्म एसोसिएट इंटरप्राइजेस इन relation to another enterprises is defined in section 92A. Associate enterprises are those enterprises whose owned or controlled by same person or common entity or person, ठीक है। तो कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पर और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। पहला, एन एंटरप्राइजेस विच इज पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएटरी इन द मैनेजमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, कंट्रोल ऑफ अदर एंटरप्राइज, कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, ठीक है। इफ वन और मोर पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएटरी मैनेजमेंट ऑफ टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस, कोई थर्ड पर्सन है वो दो अलग इंटरप्राइजेस में क्या करता है, मैनेजमेंट करता है या फिर कंट्रोल करता है या फिर कैपिटल है उसकी, तो भी वो एसोसिएट इंटरप्राइज माने जाएंगे। उसके बेस में अब देखो हम पहले शेयर होल्डिंग के बेस पर बताते हैं। इसका मैं एक चार्ट बनाता हूँ। Two enterprises are treated as associate enterprises if at any time during previous year। तो पहले हम शेयर होल्डिंग के बेस पे देखते हैं। शेयर होल्डिंग के बेस पे क्या होता है, एक एंटरप्राइजेस जो है वन एंटरप्राइजेस क्या है होल्ड करती है, वन एंटरप्राइजेस होल्ड करती है एटलीस्ट 26, ठीक है, 26% इन सेकेंड एंटरप्राइजेस। तो दोनों क्या बनेंगे, अगर एक एंटरप्राइजेस जो है आपकी दूसरी एंटरप्राइजेस में 26% का वोटिंग पावर रखती है तो वो क्या बन जाएगी, तो ये एसोसिएट इंटरप्राइजेस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोलता है अगर कोई थर्ड पर्सन क्या करता है, दोनों इंटरप्राइजेस में 26% एटलीस्ट 26% की वोटिंग पावर रखता है एंटरप्राइजेस 1 में और एंटरप्राइजेस 2 में, तो ये दोनों एंटरप्राइजेस आपस में क्या बन जाएंगी, एसोसिएट इंटरप्राइजेस, ठीक है। दो रिलेशन तो हमने यहाँ देख लिए।
पहला शेयर होल्डिंग के बेस पे है, ठीक है। शेयर होल्डिंग के बेस पे दो रिलेशन है। अगर एक इंटरप्राइजेज दूसरी इंटरप्राइजेज में 26% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्डिंग रखती है या फिर वोटिंग पावर रखती है तो वो दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज मान ले जाएंगे। अब दूसरा बोलता है कोई भी थर्ड पर्सन क्या होता है, दोनों एंटरप्राइजेज में एटलीस्ट 26% की वोटिंग पावर रखता है तो वो दोनों एंटरप्राइजेज जो है आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज मान ली जाएंगी। अब सेकंड बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेस पे, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेस पे। अगर वन इंटरप्राइजेज क्या करती है, दूसरी इंटरप्राइजेज में मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है सेकेंड इंटरप्राइजेज में। अगर एक एंटरप्राइजेज मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं दूसरी इंटरप्राइज में तो ये दोनों क्या होंगे, एसोसिएट इंटरप्राइजेज हो जाएंगे। पहली और दूसरी इंटरप्राइजेज एसोसिएट इंटरप्राइज बन जाएंगी। और दूसरी इसी में कंडीशन आती है, अगर कोई थर्ड पर्सन क्या करता है, मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है इन दोनों में, ठीक है, दोनों एंटरप्राइज में, एंटरप्राइजेज 1 में, एंटरप्राइज 2 में, तो ये एंटरप्राइजेज क्या बन जाएंगी, एसोसिएट इंटरप्राइजेज हो जाएंगी, ठीक है। उसी के साथ अगर एक इंटरप्राइजेज दूसरी एंटरप्राइज में एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है दूसरी एंटरप्राइजेज में तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, एसोसिएट इंटरप्राइज हो जाएंगी। ऐसे ही कोई थर्ड पर्सन दोनों में एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है तो ये भी एसोसिएट इंटरप्राइजेज हो जाएंगे। तो अभी तक हमने 4 कंडीशन पढ़ ली कि एसोसिएट इंटरप्राइजेज कौन कौन से केसेस में बनेंगी। पहला होता है शेयर होल्डिंग के बेस पे हमने देखा अगर एक इंटरप्राइजेज दूसरी इंटरप्राइजेज में 26% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर रखती है तो वो दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज मानी जाएंगी। अगर कोई तीसरा पर्सन दोनों में 26% की वोटिंग पावर रखता है तो भी वो दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज मान ली जाएंगी। अब दूसरी हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बेस पे माना जाएगा, ठीक है। पहला अगर एक एंटरप्राइजेज दूसरी इंटरप्राइजेज में मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो वो दोनों एंटरप्राइजेज क्या मान ली जाएंगी, एसोसिएट इंटरप्राइजेज मान ली जाएगी। क्योंकि एक इंटरप्राइजेज जब मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है तो मतलब उसी के बंदे उस इंटरप्राइज में बैठ रहे हैं तो उस इंटरप्राइज में चलने किसकी वाली है, इसी के डायरेक्टर्स की चलने वाली है, इसलिए इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इसलिए इनको एसोसिएट इंटरप्राइजेज मान लिया जाएगा। और दूसरा आता है अगर एक इंटरप्राइजेज दूसरी इंटरप्राइजेज में क्या करती है, एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो भी वो दोनों आपस में क्या मान ली जाएंगी, एसोसिएट इंटरप्राइज मान ली। अब यही काम कोई थर्ड पर्सन करता है या तो मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों कंपनियों में अपॉइंट कर देता है तो या फिर 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है दोनों कंपनियों में तो मतलब क्या कहता है वो थर्ड पर्सन का ही कंट्रोल है दोनों कंपनियों पे, वो चाहे जैसे मर्जी ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करवा सकता है। तो इसी कारण से इसको भी हमने एसोसिएट इंटरप्राइजेज मान लिया। अब आते हैं हम लोन के बेसिस पे आता है, ठीक है, लोन के बेसिस पे आते हैं। लोन के बेसिस पे अगर एक इंटरप्राइजेज क्या होती है, एक इंटरप्राइजेज दूसरी इंटरप्राइजेज को लोन दे देती है कितना, मोर देन 50 एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल असेट ऑफ इट्स टोटल असेट, ठीक है। अगर एक इंटरप्राइजेस दूसरे इंटरप्राइजेस को क्या देती है, लोन देती है, एक इंटरप्राइजेस दूसरी इंटरप्राइजेस को लोन देती है कितना, उसकी असेट का 51% से ज़्यादा, उसकी टोटल असेट का 51% से ज़्यादा। सपोज करो इसकी असेट है 100 करोड़ की असेट है एंटरप्राइजेस बी का और एंटरप्राइजेस ए इसको 51 करोड़ का लोन दे देती है तो ये दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज मान ली जाएंगी। अब दूसरा अगर एक एंटरप्राइजेस क्या देती है
दूसरी एंटरप्राइजेस के लोन के अगेंस्ट में क्या दे देती है, गारंटी दे देती है। कितनी, एटलीस्ट 10% ऑफ इट्स टोटल बोरिंग। हाँ, लोन के बेसिस पे क्या बोलता है, अगर एक एंटरप्राइजेस दूसरी एंटरप्राइजेस के लोन के बेस पे गारंटी दे देती है, लोन की गारंटी दे देती है, जितनी भी एक एंटरप्राइजेस, जो एक पहली एंटरप्राइजेस दूसरी एंटरप्राइजेस के जितनी भी टोटल बोरिंग है ना, उसके 10% जो लोन है उसकी गारंटी दे देती है, तो दोनों को एसोसिएट एंटरप्राइजेस मान लिया जाएगा। ठीक है, लोन के बेसिस पर हमने दो कंडीशन देखी। पहली कंडीशन ये थी, अगर एक एंटरप्राइजेस दूसरी एंटरप्राइजेस को लोन देती है और उस लोन का अमाउंट इतना है कि वो 51% ऑफ उसकी दूसरी एंटरप्राइज जिसको लोन दिया जा रहा है उसकी टोटल असेट का 51% से ज़्यादा लोन दे रही है एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को, तो वो दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है। और दूसरी कंडीशन बोलती है, अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइजेज का जो लोन है ना उसकी टोटल लोन के 10% की गारंटी दे देती है, तो भी वो एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। तो अभी तक हमने 6 रिलेशन पढ़ लिए, 6 रिलेशन। ठीक है, 6 रिलेशन में पढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं, कुछ बिजनेस रिलेशन होते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप, अब हम पढ़ेंगे 3 बिजनेस रिलेशनशिप है। 3 बिजनेस रिलेशनशिप पढ़ते हैं। पहला, अगर पहली रिलेशनशिप क्या है, जो बिजनेस है ना एक एंटरप्राइजेस का, जो बिजनेस है एक एंटरप्राइजेस का, वो क्या है, होलली और मेनली डिपेंडेंट है किस पर, नो हाउ पर, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट और फ्रेंचाइज। ठीक है, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज ऑफ सेकंड एंटरप्राइजेस। एक एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस है वो टोटली डिपेंड है सेकंड एंटरप्राइजेस के नो हाउ, पेटेंट और कॉपीराइट पे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएंगी, क्योंकि उसके बिना उसका बिजनेस नहीं चल सकता। पहली एंटरप्राइजेस का बिजनेस दूसरे एंटरप्राइजेस के बिना नहीं चल सकता, वो टोटली उस पर डिपेंडेंट है, तो उसको उसकी बात माननी पड़ेगी और वो ट्रांजैक्शन मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेकंड रिलेशनशिप पढ़ते हैं अब हम इनके बीच में। ठीक है, एक एंटरप्राइज जो पहली एंटरप्राइज है उसकी जो 90% और मोर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है, सेकंड एंटरप्राइज करती है। ठीक है, प्लस में और उसको जो सप्लाई है ना उसको भी इन्फ्लुएंस करती है ये सेकंड एंटरप्राइज है। सेकंड एंटरप्राइजेस क्या करती है, पहली एंटरप्राइज की 90% और मोर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और उसके जो ट्रांजैक्शन को है ना इन्फ्लुएंस करती है, तो इसको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिया जाए इस केस में भी। अब तीसरा बिजनेस रिलेशनशिप क्या बोलता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है ना वन एंटरप्राइजेज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइजेज एंड प्राइस एंड कंडीशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एंटरप्राइजेज। गुड्स मैन्युफैक्चर बाय वन एंटरप्राइजेज आर सोल्ड टू अदर। जो ये पहली एंटरप्राइजेज है, सपोज करो ये जितना भी प्रोडक्शन कर दी है वो सेकेंड एंटरप्राइज को ही सोल्ड होता है सिर्फ, और उसका जो प्राइस होता है ना, प्राइस एंड अदर कंडीशन, प्राइस एंड अदर कंडीशंस वो कौन डिसाइड करता है, ये सेकेंड एंटरप्राइज ही डिसाइड करती है। तो इस केस में भी इसको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। तो अभी हमने 3 केस पढ़े बिजनेस रिलेशनशिप के। पहला बिजनेस रिलेशनशिप की क्या बोलता है कि जो बिजनेस है ना एक एंटरप्राइजेस का, वन एंटरप्राइजेस का, वो डिपेंड करता है नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट ऑफ सेकंड एंटरप्राइजेस। तो इस केसेस में उनको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। और दूसरा बिजनेस रिलेशनशिप बोलता है, अगर 90% ऑफ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट एक एंटरप्राइजेस की दूसरी एंटरप्राइजेस पूरी करती है और सप्लाई जो होती है ना वो इन्फ्लुएंस भी करती है दूसरी एंटरप्राइजेस, तो उनको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। तीसरा बिजनेस रिलेशनशिप बोलता है, अगर एक एंटरप्राइजेस जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है वो सेकंड एंटरप्राइज को सेल करती है और उसकी जो प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो डिसाइड करती है सेकंड एंटरप्राइजेस, तो वो दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस हैं। अभी तक हमने कितने रिलेशन पढ़े,
2 इसमें पड़े, 2 इसमें पड़े, 4 हो गए, और 2 इसमें पड़े 6, और 3 इसमें पढ़ लिए। 9 रिलेशनशिप हमने पढ़ लिए एसोसिएट एंटरप्राइजेस के, और टोटल 13 रिलेशनशिप है। ठीक है, तो 4-5 और रह गए, हम उनको और पढ़ते हैं। अब हम 2 रिलेशनशिप पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कंट्रोल, बेस्ड ऑन कंट्रोल। 2 रिलेशनशिप पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कंट्रोल, जिसमें पहला बोलता है जो एक इंटरप्राइजेस है उसको कंट्रोल कर रहा है, जो एक इंटरप्राइजेस है उसको कंट्रोल, उस इस कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, उसको इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, और अदर इंटरप्राइजेस यानी कि दूसरी इंटरप्राइजेस है, और जो सेकंड इंटरप्राइजेस है यानी कि दूसरी एंटरप्राइज है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, वो इंडिविजुअली या फिर उसका रिलेटिव, आइदर इंडिविजुअली कर रहे हैं या फिर जो रिलेटिव जॉइंटली कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला इसमें हमने पढ़ा कि एक इंटरप्राइजेस को कंट्रोल करता है इंडिविजुअल, और दूसरी इंटरप्राइजेस को भी वही इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है या उसका रिलेटिव कंट्रोल कर रहा है, या दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, एसोसिएट इंटरप्राइजेस हो जाएंगी। अब दूसरा बोलता है कि एक इंटरप्राइजेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, एचयूएफ कंट्रोल कर रहा है। एक इंटरप्राइजेस को एचयूएफ कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी इंटरप्राइजेस को या तो उसका मेंबर कंट्रोल कर रहा है, दूसरी इंटरप्राइज को या तो उस एचयूएफ का मेंबर कंट्रोल कर रहा है या फिर रिलेटिव ऑफ मेंबर कर रहा है। ठीक है, उस मेंबर का रिलेटिव कंट्रोल कर रहा है, जॉइंटली या फिर साथ में मिलकर कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं, तो ये दोनों एसोसिएट इंटरप्राइज मान ली जाएंगी। ठीक है, तो हमने 2 कंडीशन और पढ़ ली, 11 कंडीशन पढ़ ली टोटल। लास्ट 2 कंडीशन और पढ़ते हैं हम, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इसमें पहला बोलता है एक इंटरप्राइजेस जो है एटलीस्ट होल्ड करती है 10% इंटरेस्ट होल्ड करती है दूसरी इंटरप्राइजेस में। एक इंटरप्राइजेस दूसरी इंटरप्राइज में 10% का इंटरेस्ट या फिर पीएसआर होल्ड करती है, जो सेकंड इंटरप्राइजेस में, जो क्या हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एओपी बीओआई हो सकती है। अगर एक इंटरप्राइज है दूसरी इंटरप्राइज में 10% का इंटरेस्ट या पीएसआर होल्ड करती है, तो वो सेकंड जो दोनों इंटरप्राइजेस है वो आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेस हो जाएंगे। अब दूसरा बोलता है एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, मतलब दोनों के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग है या कोई भी आपसी समझौता एग्रीमेंट है, जैसे जॉइंट वेंचर के केस में, इसका एग्जांपल हम लेंगे जॉइंट वेंचर, तो ये आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज है। अगर दो एंटरप्राइज एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ये क्या है, जॉइंट वेंचर में है, तो ये दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज मान ली जाएंगी। अब हमने पूरे 13 के 13 रिलेशनशिप पढ़ लिए। एक बार हम जल्दी से इन 13 को रिवाइज करते हैं फिर से। ठीक है, एसोसिएट इंटरप्राइजेस हमें डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 92A। ये बोलता है 2 एंटरप्राइजेस को हम एसोसिएट इंटरप्राइजेस मान लेंगे अगर वो साल के किसी भी दिन में, प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन में इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है। तो कुछ कंडीशन है, पहले शेयर होल्डिंग के बेस पे 2 कंडीशन है जो बोलती हैं अगर एक एंटरप्राइजेस दूसरी एंटरप्राइज में 26% या मोर पीएसआर वो वोटिंग पावर रखती है, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज मान ली जाएंगी। और उसके बाद या तो जो थर्ड पर्सन है दोनों एंटरप्राइजेस में 26% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर रखता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बेस पे बोलता है अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइजेस में मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है, या फिर एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो दोनों एंटरप्राइज में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करता है, या फिर एटलीस्ट 1
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है तो वो आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएंगी। और उसके बाद लोन के बेसिस पे 2 कंडीशन है। एक एंटरप्राइजेस दूसरी एंटरप्राइजेस को लोन दे देती है, कितना, उसकी असेट्स का 51% से ज़्यादा का लोन दे देती है, तो उस दोनों एंटरप्राइजेस को क्या मान लिया जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइजेस मान लिया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन बोलती है कि एक एंटरप्राइजेस क्या है, दूसरी एंटरप्राइजेस को के लोन की गारंटी दे देती है, कितनी, उसके टोटल लोन की 10% की गारंटी दे देती है, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइजेस मान ली जाएंगी। अब तीसरा आता है अपना बिजनेस रिलेशनशिप। 3 बिजनेस रिलेशनशिप है जिस केसेस में हम तीनों को एसोसिएट, मतलब 2 एंटरप्राइजेस को एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। पहला, एक एंटरप्राइज का जो बिजनेस है ना वो डिपेंड करता है नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट पर दूसरी एंटरप्राइजेस के। और दूसरा रिलेशनशिप बोलता है एक एंटरप्राइज की जो 90% रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना एटलीस्ट, वो कौन पूरा करता है, दूसरी एंटरप्राइजेस पूरी करती है। और सप्लाई जो इन्फ्लुएंस करती है वो भी दूसरी एंटरप्राइजेस इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद तीसरी कंडीशन बोलती है एक एंटरप्राइज जो गुड्स बनाता है ना वो सेल कर देता है सेकेंड एंटरप्राइज को, और प्राइस और कंडीशन जो डिटरमाइन करते हैं ना वो दूसरी एंटरप्राइजेस डिटरमाइन करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कंट्रोल के बेस पे 2 कंडीशन पढ़ी कि एक एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करता है इंडिविजुअल और दूसरी एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करता है इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव, या तो जॉइंटली करते हैं या फिर सेपरेटली करते हैं, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएंगी। और दूसरी कंडीशन बोलती है इसी में एक एसोसिएट एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करता है एचयूएफ और दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करता है मेंबर एचयूएफ का या फिर उस मेंबर का रिलेटिव, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएंगे। बेस्ड ऑन इंटरेस्ट पे आते हैं। इंटरेस्ट के बेस पे बोलता है अगर एक एंटरप्राइजेस का 10%, एक एसोसिएट एंटरप्राइजेस का 10% का पीएसआर या इंटरेस्ट है दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइजेस में, जो पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, एओपी बीओए हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई भी उनके बीच में म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, रिलेशनशिप है किसका, म्यूचुअल इंटरेस्ट का। इसका एग्जांपल होता है जॉइंट वेंचर। तो ये हमारा 92 खत्म हो गया। अब हम देखते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। ट्रांसफ़र प्राइसिंग हमने पढ़ा, नीड क्यों आई थी कि कुछ एमएनसीज क्या करती थी, अपने ट्रांजैक्शंस को ऐसे मैनिपुलेट करती थी कि जिस कंट्री में उनकी क्या होती थी, एमएनसीज होती हैं जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो वो पता है ऐसी कंट्रियाँ देखती थी जहाँ पर टैक्स की रेट कम है वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बढ़ाती थी, और जहाँ पर टैक्स की रेट ज़्यादा है वहाँ पे अपने प्रॉफिट को कम करती थी, जिससे उनको ओवरऑल टैक्स कम पे करना पड़े। तो इसी प्रोविजंस को रोकने के लिए इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए सभी कंट्रीज़ ने क्या किया, ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस अपने अपने टैक्स लॉ में डाल दिए। तो हमने भी ये प्रोविजंस ऐसे ही डाले। उसके बाद 92 पढ़ा हमने। 92 बोलता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो आर्म लेंथ प्राइस पे होगा। अगर आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है तो हम आर्म लेंथ प्राइस की एडजस्टमेंट करेंगे उसमें, ठीक है, जिसको प्राइमरी एडजस्टमेंट बोला जाता है। और उसके बाद हमने देखा अगर उस एडजस्टमेंट के कारण आपकी इनकम कम होती है या फिर आपके एक्सपेंस आपके लॉसेस बढ़ते हैं तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस को नहीं लगाना, उनको इग्नोर कर देना है। उसके बाद हमने 92 भी पढ़ा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन जिसमें से कम एक नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो हमने इसमें एग्जांपल पढ़ा, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट के बीच में एक कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, लेकिन 2 रेजिडेंट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन 2 नॉन रेजिडेंट के बीच में कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। कब, जब उनमें से किसी भी एक नॉन रेजिडेंट की इनकम टैक्सेबल है इंडिया में, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस तरह के हो सकते हैं नेचर में। सेल का ट्रांजैक्शन होता है, परचेज का ट्रांजैक्शन होता है, लीज ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस और लैंडिंग बोरोइंग का हो सकता है, ठीक है। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का बात पढ़ी हमने। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन जो हुआ है एंटरप्राइज के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में, उसको डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा अगर उनके बीच में कोई भी प्रायर एग्रीमेंट था एसोसिएट एंटरप्राइज और थर्ड पर्सन के बीच में, और जो उसके टर्म्स थे ना उस ट्रांजैक्शन के वो डिटरमाइन किए गए थे एसोसिएट एंटरप्राइज के। इसका हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस हैं, लेकिन एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन ना करके एक थर्ड पर्सन के साथ कर रही है जो अनरिलेटेड है, ताकि वो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस को अवॉइड कर दे। लेकिन इसको भी सरकार ने कहा हम थर्ड पर्सन को भी डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे इन लोगों के थर्ड पर्सन और एक्स लिमिटेड के बीच में जो हो रहा है,
अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, कौन सी, कि एक्स लिमिटेड और थर्ड पर्सन के बीच में प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए, और जो उसके ट्रांजैक्शन के टर्म्स है ना वो एक्स लिमिटेड डिटरमाइन करती है। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। तब तक के लिए